हेलो स्टूडेंट्स, सभी सी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग ने आज से जो हम लोग निर्णय लिए हैं वो क्लास 10th के जो हम लोग शुरू से चालू करेंगे। जो हम लोग का पहला चैप्टर होगा रियल नंबर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि शुरू से चालू किया जाए। तो हम लोग चालू करेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग उस बेसिक के रूप से नहीं चलेंगे जिस तरह से क्लास 9th में हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं, उस तरह से नहीं चलेंगे। यदि आप लोग रियल नंबर को अच्छी तरह से बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में उसमें क्लास 9th के डॉक्टर कैसिना का सोल्यूशन दिया गया है। उसमें आप लोग जा कर के पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। हालांकि हम लोग इसमें चलेंगे ओवरऑल सभी संख्याओं को ओवरऑल देखते हुए इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पिछले कक्षा में क्लास 9th के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम लोग देखे थे कौन सी, तो वो हम लोग का था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता था। अब इसमें हम लोग भी उस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उतना भी डीपली नहीं जाएंगे कि हम लोग इसमें रियल नंबर चालू करने के लिए हम लोग 3, 4, 5 लेक्चर लग जाए। हम लोग एक ही लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 1 या 2 लेसन में हम लोग कंप्लीट करना होगा, ताकि हम लोग कम समय रहते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग टारगेट कर लें और एग्ज़ाम से पहले हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आते हैं अपने पॉइंट में कि हम लोग कौन कौन से संख्याओं के बारे में अधिक महत्वपूर्ण रखता है और उसको पढ़ना ज़रूरी है। उन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन पे। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या पहले हम लोग बोले हैं कि रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें बहुत सी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम लोग पढ़ने के बाद ही, इन सभी संख्याओं को पढ़ने के बाद ही हम लोग हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे तो हम लोग का बहुत आसान होगा। तो इसमें हम लोग ये कथन लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है कि जो कक्षा 9th में हम लोग ने पढ़ चुके हैं, जो कक्षा 9th में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि आप लोग 9th क्लास में नहीं देखे हैं इसके वीडियो, तो आप लोग 9th क्लास में जाइए और इन सभी वीडियो हम लोग पूरे के पूरे हम लोग ने बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो कक्षा 9th में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनकी सहायता से 10th कक्षा की रियल नंबर को हम लोग शुरुआत करने में आसान हो जाती है। जो सभी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं वो निम्न प्रकार सी है। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं महत्वपूर्ण संख्याएं? तो पहली आती है हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे सूचित किया जाता है? तो n से डिनोट किया जाता है। n से नेचुरल नंबर होता है, उस तरह से होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग w से सूचित किया जाता है, होल नंबर से। अब ये होता है एक पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर को या तो i से लिखा जाता है या तो एक होता है z से। जेलिन शब्द से बना होता है z, जहाँ जेलिन का अर्थ होता है गिनना होता है। तो ये हो गया हम लोग का पूर्णांक। उस तरह से हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सूचित कैसे कहता है? तो हम लोग इससे सूचित करते हैं q से सूचित करते हैं। तो देखिए, उसी तरह से हम लोग का होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को q से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें रिमार्क एक दे दिया जाता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, यानी कि रियल नंबर से। जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट रियल नंबर है, उन सभी नंबर को हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग को उठकर आता है कौन? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किससे सूचित किया जाता है? तो प्राकृत संख्या n से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लिखना हो तो n बराबर लिखते हैं हम लोग कैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते हुए हम लोग कहाँ तक चलेंगे? प्लस इन्फिनिटी की तरह हम लोग चला जाएंगे, हम लोग अनंत होगी। तो अगर बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है।
अब उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है, मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती है कि सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी है। उसी प्रकार से होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या के पहले, यानी कि नेचुरल नंबर के पहले, यानी कि शून्य लगा देने तो वह संख्या हम लोग क्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या कैसे सूचित किया जाता है? तो एच से, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। क्यों डब्ल्यू से सूचित किया जाता है? क्योंकि उसका होल नंबर नाम होता है, और अधिकतर जितना भी नंबर है उनके पहले लेटर को कैपिटल में लेकर के हम लोग क्या कहते हैं? डिनोट किया जाता है इसमें। तो हम लोग का होल नंबर है तो होल नंबर डब्ल्यू से सूचित करेंगे, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हुए इसमें भी इनफिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसमें होता है सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? तो इसमें भी नॉट डिफाइंड, इसकी भी गणना नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार से हम लोग का ये होता है पूर्णांक संख्या में। तो इसमें पूर्णांक इंटीजर, तो इसमें किसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग को जानते हैं क्या है कि जिस संख्या में धन, ऋण तथा शून्य संख्या, यानी कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक तीनों शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पूर्णांक कहते हैं। या तो अन्य भाषा में हम लोग क्या कहेंगे कि या में कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण हो, यानी कि अपने आप में क्या हो? एक मतलब कि महत्व रखता हो, अपना एक जो महत्व रखता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल में जैसे पहले हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो ये हम लोग क्या है? तो एक है तो अपने आप में क्या है? एक पूर्ण है कि हाँ एक है तो एक है। और इस तरह 2 है तो क्या है? 2 है तो सिंपल 2 है, ना कि 2 के आगे है और ना कि दो से कुछ अंक पीछे है, नहीं, केवल और केवल 2 ही है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, जैसे कि 0 को भी ले लेंगे तो 0 क्या है? एक 0 है, ना कि 0 1 के बड़ा है और ना ही 1 से छोटा भी है। तो इस तरह से हम लोग 0 का बात करेंगे। और होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करते हुए हम लोग का माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हम लोग का ये भी जितने भी संख्याएँ होंगी वो भी क्या है? अपने आप में एक पूर्ण होगी, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग पूर्ण संख्या ऐसे पूर्णांक बोलेंगे। अब बात करते हैं सबसे छोटी पूर्णांक। तो सबसे छोटी पूर्णांक देखिए माइनस में जा रहा है, माने कि इसका भी कोई गणना नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्णांक की कोई भी गणना नहीं की जाती है, सबसे बड़ी पूर्णांक का भी कोई गणना नहीं की जाती। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? तो हम लोग क्या बनते हैं? अपरिभाषित होती है, क्योंकि छोटी पूर्णांक की गणना नहीं किया जा सकता है। उस तरह से बड़ी पूर्णांक का भी गणना नहीं किया जा सकता है। अब चलिए, अब उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग देखना है। देखिए अधिकतर इसी के बेस पे हम लोग का आगे जाकर पढ़ना है क्लास 10th में। क्या बोला? परिमेय संख्या के बाद वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q ≠ 0 हो तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अगर बात करें एग्जाम्पल में तो परिमेय संख्या कौन कौन होगी? तो हम लोग को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, देखिए ये जितने भी संख्याएं हैं, ये तीनों जितने भी संख्या हैं वो सब क्या है? एक परिमेय संख्या के रूप में है। जैसे देखिए प्राकृत संख्या लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक लिखे हैं, तो इसके बटे में 1 लगा देंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा। और जहाँ Q ≠ 0 है तो इसलिए ये भी हम लोग क्या है? प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0/1, ये 1/1, ये क्या है? 2/1, 3/1, इस तरह से हम लोग क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग का ये भी हो जाएगा -1/1, -1/1, -2/1, -3/1, -4/1 ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या होगा? ये भी एक पूर्णांक होगी। और जहाँ Q ≠ 0 के रूप में होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या में। तो वैसी संख्या जो P/Q रूप में है, होगा ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? हम लोग अपरिमेय संख्या कह लेंगे। जैसे कि √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 होगा। अब 4 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि √4 का क्या होता है? रूट वैल्यू होता है, यानी कि इसका वर्ग का जो मूल होता है वो हम लोग का होता है 2, इसलिए √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उस तरह से बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो क्या बोलता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखिए अपरिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं
क्यू के पावर में थोड़ा रिमार्क कर देते हैं और इसको संकेत होता है क्यू से लिख देते हैं, और इसका संकेत होता है आर से होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या लेते हैं, तो हम लोग का ये अपर में संख्या भी हो सकता है √2, ये हो जाएगा √3, √5 भी हो सकता है, √6 हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है 1.45, ये भी हम लोग का है, ये भी हो सकता है। दशमलव संख्या भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, या दशमलव संख्या भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। उस तरह से हो सकता है 5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 4/6 हो सकता है। फिर क्या होता है 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, हम लोग रियल नंबर कहलाएगी। अब हम लोग आएंगे जो हम लोग का बुक में जो भी प्रमेय है उस प्रमेय को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, प्रमेय खत्म, उसके बाद हम लोग का चैप्टर चालू कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रमेय में। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने बुक्स की थ्योरी में। देखिए बुक्स की थ्योरी में क्या बोला गया है कि पहला बोला गया है लेमा, यानी कि प्रेमिका। प्रेमिका चीज़ है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए प्रेमिका क्या है, प्रेमिका एक कथन है जिसके अन्य सभी, प्रेमिका क्या है, तो प्रेमिका एक रूप से कथन है जिसे अन्य सभी क्या बोलता है, कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का एक मार्कर पेन है, ये हम लोग का पेन मार्कर पेन है, ये किस यूज में आता है, तो अन्य सभी क्वेश्चन को हल करने में यूज में आता है। जैसे कि हम लोग का बोर्ड है, इस बोर्ड किसके यूज में आता है, तो बोर्ड क्या होता है, सभी इक्वेशन या क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी विषय पर क्वेश्चन हो, या तो फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, या कोई भी संख्या मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सभी बोर्ड इस बोर्ड का उपयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उन सभी इक्वेशन को या जो भी हम लोग का क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसके माध्यम से, तो हम लोग इस बोर्ड के माध्यम से या मार्कर के माध्यम से, उस तरह समझ ले तो हम लोग क्या है, ये एक पटरी के रूप में है। जैसे कि इस पर रेल, जैसे कि इसमें सभी प्रकार के ट्रेनों को चलाया जाता है, तो इस प्रकार के हम लोग लेमा को समझते हैं। लेमा क्या है, तो लेमा प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक कथन है जिनके अन्य सभी कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए, जैसे कि एक ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी में क्या होता है, तो कभी कभी पैसेंजर चलती है ट्रेन की पटरी पे, तो कभी कभी एक्सप्रेस चलता है, तो कभी कभी सुपर फास्ट चलता है। तो अब तो हम लोग का मेट्रो ट्रेन भी इस तरह से आ गया है, उस तरह से चलता है हम लोग का। तो उस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि लेमा क्या है, एक प्रेमिका है। तो उसी के बदौलत हम लोग एक देखते हैं प्रेमिका के यूज में कौन सा आता है, तो हम लोग का आता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाता क्या है कि ए और बी दो धन पूर्णांक दिए रहने पर, यानी कि ए और बी क्या है, दो धन पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं, और ऋणात्मक मतलब कि क्या दिए रहने पर, वो भी क्या ऐसी अद्वितीय, यानी कि इसके अलावा और कोई संख्या ना हो। क्या बोला है, इसे अद्वितीय मतलब क्या, उसके जैसा और कोई भी ना हो, तो अद्वितीय कहलाता है। वो भी क्या कह रहा है, और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब क्या बोला है, Q और R विद्यमान हो, कौन कौन, तो धन पूर्ण संख्या कौन कौन होगी, तो Q और R मतलब कि विद्यमान हो कि ए बराबर क्या हो, BQ प्लस R को क्या करता हो, तो संतुष्ट करता हो, जहाँ जीरो क्या हो, जहाँ जीरो R से छोटा या बराबर हो, यानी कि R का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, और जो है इधर B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। कौन होगा छोटा, तो R होगा छोटा। इस प्रकार से देखते हैं, अर्थात हम लोग का कहने का मतलब यहाँ पे आता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक भाग के रूप में हम लोग देखते हैं, तो पहला हम लोग क्या होता है, यहाँ पे होता है भाजक, पहला होता है भाजक, यहाँ पे होता है भाज्य, फिर क्या होता है, यहाँ पे होता है हम लोग का भागफल, और जो नीचे हम लोग का आता है वो क्या होता है, हम लोग का शेषफल होता है, शेषफल। तो भाजक का हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं, और भाज्य को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, और भागफल का क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं Q लिखते हैं। यानी कि ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोसेंट से रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको R से लिखते हैं रिमाइंडर। इनके डिवाइडेंट ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोसेंट, से ये होता है रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अर्थात हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, अर्थात यहाँ पर तो लिख दिए हैं, अर्थात हम लोग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भाजक, भाज्य बोले, भाज्य बराबर क्या होता है हम लोग का कि भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है हम लोग का शेष हो जाता है,
प्लस में शेष, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी गुणे क्यू प्लस में आर, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर। यही हम लोग का क्या होता है एक जो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, इसी प्रकार से हम लोग विभाजन के रूप में हम लोग लिखते हैं। अगर जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग का इसमें ले लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 26 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो देखिए 26 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका विभाजन करते हैं, यानी 13 और 26 का यूक्लिड विभाजन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 से तो कटेगा नहीं, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 कहाँ जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर होता है ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है। तो बी की जगह क्या है हम लोग का 3 है, क्यू की जगह क्या है आर 8 है, प्लस में आर की जगह क्या है 2 है। तो हम लोग का क्या होगा ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। उसी प्रकार से फॉर द एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर 27 ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे, या हम लोग 29 ले लेते हैं और यहाँ 5 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 और 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 4। तो उसी तरह से हम लोग का विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर हम लोग का हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान क्या है 5 है, क्यू का मान क्या है 5 है, प्लस में आर का मान क्या है 4 है। तो 5 है 25 4 29 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 29 आ गया है तो हम लोग का, तो ये हम लोग का हो जाएगा विभाजन हो जाएगा। यूक्लिड का विभाजन यही हम लोग कहलाता है। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, वो किस प्रकार से होगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब बात करते हैं अपने एल्गोरिथम्स में। देखिए एल्गोरिथम सेम लेमा की तरह ही है। लेमा उसमें क्या होता है प्रेमिका उसमें जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखे थे थोड़ी देर पहले हम लोग प्रेमिका का, तो उसी प्रकार से है ये एल्गोरिथम्स। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों यानी कि स्टेप का ये क्या है चयन है कि सुपरिभाषित चरणों की क्या है एक श्रृंखला है होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को सॉल्व करने में आसान हो जाती है। जिसको इसका यूज करने पर क्या होती है एक प्रकार की विशेष जो भी प्रॉब्लम हो उसको क्या होती है सॉल्व करने में हम लोग की आसान हो जाती है। तो यानी कि इसको समझने का कहने का तात्पर्य है एल्गोरिथम किस तरह से है, तो एक लिखा से लेमा की तरह है। लेमा जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि लेमा क्या है, तो लेमा एक जैसे कि हम लोग मान ले कि ट्रेन और उसके पटरी के बीच रिलेशन को दिखाए। तो देखिए तो उसमें क्या होता था लेमा एक पटरी की तरह है कि उसमें कोई भी ट्रेन को हम लोग उस पटरी के माध्यम से हम लोग चलाया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है वो गाड़ी पैसेंजर हो या तो एक्सप्रेस हो या तो सुपरफास्ट हो या जो कोई भी मतलब कोई पैसेंजर हो या जो कोई भी मालगाड़ी भी क्यों ना हो गाड़ी, तो उसमें क्या होता था उसमें हम लोग के उस पटरी का यूज करते हुए हम कोई भी गाड़ी को क्रॉस कराया जा सकता है यानी कि पार कराया जा सकता है। सेम अब उसी तरह से बात हो गई उसमें, तो हम लोग क्या लेमा में उस तरह से हम लोग ट्रेन की पटरी का यूज कर रहे थे। लेकिन अब इसमें है कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि पटरी को किस रूप में देना है, किस सीरीज में जोड़ना है उसको व्याख्या करना है। मान लीजिए पटरी तो हो गया, ट्रेन तो हो गया, ट्रेन में कई सारे डिब्बे होते हैं और उन सभी डिब्बों को किस प्रकार से हम लोग यूज में लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इंजन है तो उसके पीछे एक इंजन, उसके पीछे एक इंजन, उसके पीछे एक इंजन, ऐसे ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे इंजन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है एक सीरीज दिखता है, यहाँ पे हम लोग क्या एक चैन दिखता है यानी कि श्रृंखला दिखता है। तो इसे ही उस चैन का यूज करते हुए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस एल्गोरिथम से परिचित हो गए हैं कि एल्गोरिथम कोई खास वजह नहीं है, एल्गोरिथम एक समझने की तरकीब है। अब इसमें इस तरकीब से होते हुए एक एल्गोरिथम क्या है हम लोग का, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इसमें देखना है क्या करना है कि मौसा इसमें कैसे ज्ञात होता है। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है कि दो संख्याओं ए और बी जिसमें ए बड़ा हो बी से ना,
के मासा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि बताए थे, इसमें चरण स्टेप यानी कि एक श्रृंखला होगी, उस श्रृंखला को प्रयोग करते हुए इनकी इस श्रृंखला से आधारित होते हुए हम लोग क्या करना है, उसकी जो भी हम लोग का क्वेश्चन में दिया होगा उसका यूज करके हुए इसका यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को मतलब हम लोग सॉल्व करना है। तो देखिए पहला चरण हम लोग क्या दिया है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। यानी कि ए और बी जो हम लोग को कोई संख्या देगा उसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। प्रयोग कीजिए जिसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, तो पूर्ण संख्या यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि अऋणात्मक संख्या की आवश्यकता होगी। किस रूप में, तो पी और क्यू और आर को लिया जाता है जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता हो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। एग्जाम्पल में जैसे ले लें, अगर हम लोग 25 तथा 5 लेते हैं, 25 तथा 5 को लेंगे तो इसमें हम लोग कैसे लिखाएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या रखेंगे यानी कि 5 हम देखिए अब इसमें हम बोला क्या गया है कि ए और बी यूक्लिड विभाजन जैसे लेंगे तो क्या होगा कि इसमें यहाँ बोला है कि ए बड़ा होगा बी से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो इसमें हम लोग देखना क्या है कि ए बराबर यानी कि हम लोग को इस रूप में तोड़ना है कि बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट भी करेगा। तो बी क्यू, बी का मान कैसा हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 5 गुने किससे गुना करें तो 5 5 25 हो जाएगा, प्लस में आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का एक जो क्या होगा, ये जो विभाजन है वो हम क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को लागू करता है, तो इसलिए यह संतुष्ट करता है। तो ये हमारा एक प्लस एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 2 नंबर स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, यानी कि श्रृंखला दूसरा श्रृंखला में क्या बोला गया है कि यदि r बराबर 0 हो तो भाजक b ही हमारा क्या हो जाएगा, a का HCF हो जाएगा। तो भाजक b यही ना हम लोग का HCF, तो इसलिए HCF हम लोग क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका HCF हम लोग क्या हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा। तो यदि किंतु क्या बोल रहा है, किंतु r नॉट इक्वल टू 0 हो तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। b क्या बोल रहा है कि यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोल रहा है कि भाजक b और शेषफल को r के साथ करें। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अब जो हम लोग अगर नहीं आता है शेषफल 0 तब उसमें क्या करेंगे हम लोग कि उस शेषफल को, उस जो शेषफल हम लोग का होगा उस शेषफल को क्या करेंगे हम लोग भाजक के रूप में ले लेंगे शेषफल को। अब जो हम लोग का पहले का भाजक था वो हम लोग का भाज्य के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग को इसमें प्रक्रिया करना है और इसको इस एग्जाम्पल की तरफ लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि 27 हो गया, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 27 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27 और 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 चौका 20 5 बचे 25 प्लस में 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 आया था। जब 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग इस शेषफल को यहाँ पे रख देंगे। 2 गुने 1 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचा 0 बचा। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, पहला भाजक A, जो हम लोग का B बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए हम लोग का मासा हो जाएगा 2, इसका मासा हो जाएगा। उसी प्रकार से स्टेप 3 बोला गया है कि यदि n बराबर 0 यानी कि ये 0 हो तो a अथवा b, जो a होगा a और b का मतलब कि HCF है। यदि n बराबर 0 होता है, लास्ट में जो हम लोग का शेषफल n जो होगा n के रूप में दिखा रहा है इसमें शेषफल को क्या दिखा रहा है, तो n के रूप में, यानी कि यहाँ पे BCR प्लस n, यानी कि यहाँ पे PQ प्लस Q, b a बराबर क्या होता है, तो BQ प्लस R, यहाँ पर b की जगह पर C दिया है और Q की जगह पर R दिया है और R की जगह पर n दिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने अनुसार जो भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि यदि n बराबर 0 हो तो a और b का HCF होगा, यानी कि a और b का HCF है। इसमें क्या होगा, उसी में है हम लोग का HCF। जैसे कि यहाँ पे निकाल दिए 2 HCF हो जाएगा, परंतु यह अन्यथा भाजक C और शेषफल n पर यूक्लिड विभाजन करें। यदि नहीं हो तब क्या करना है कि भाजक C और शेषफल n पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें, और इस प्रकार के विभाजन का प्रयोग तब तक करें जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तब तक करना है जब तक कि इसका रिमाइंडर हम लोग जो बचेगा शेषफल वो हम लोग क्या हो जाएगा 0 ना हो। 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का HCF नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या पड़ा कि जब शेषफल 0 हो जाए तब
उसका भाजक D A और B का उभयनिष्ठ हम लोग का क्या कहलाता है, तो उभयनिष्ठ हम लोग का HCF कहलाता है। तो अगर देखिए इस स्टेप की बात करें तो हमें एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी, उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस कंडीशन को समझ लेंगे। ये तो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। हम लोग के बैच में जब हम लोग क्लास पढ़ते थे तो इस प्रकार उस समय हम लोग को भी ये सब बाउंस कर गए थे ऊपरे ऊपरे, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को इतना सरल करके हम लोग हल करेंगे कि आप लोग को समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इस मेथड जो हम लोग का क्या है स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे एक एक उदाहरण के माध्यम से, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 तथा 255 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखने से पहले हमने A और B का चुनाव किया जाता है। तो A और B के चुनाव कैसे करते हैं, तो 255 और क्या है, पहले 867 है तो 867 और क्या है 255 है। तो जौन बड़ा होगा, जो ही संख्या बड़ा होगा वो हम लोग क्या हो जाएगा A कहलाएगा और ये हम लोग का B हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे तो कैसे इसको निकालेंगे। तो हम लोग क्या होता है यहाँ पे A बराबर क्या होता है BQ प्लस में R, यानी कि हम लोग 867 को संतुष्ट करने के लिए कैसे कैसे फैक्टर करेंगे वो देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग द्वारा हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, इसमें हो जाएगा 867 हो जाएगा, इसमें कितना है 255 है, तो कितना है 2 चौके 8 हो जाएगा, तो नहीं इसमें नहीं होगा, 2 3 से करेंगे 3 मर्त में। तो कितना है 200 हम लोग का 55 है, 255 है। तो 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16 का 6 हाथ में लगा 1, 5 तिहाई 15 1 सॉरी ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा 765। तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, ये कितना हो जाएगा 6 में से गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 255 गुने 3, तो कितना हो जाएगा ये B का मान 200, यहाँ हो जाएगा 255 गुने 3। देखिए ये हम लोग का जो होता है B होता है और ये होता है A और ये होता है Q और नीचे वाला क्या होता है R होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का R हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में R क्या बचेगा हम लोग का 102। फिर आगे करेंगे, अभी तक 0 नहीं हुआ शेष, तो इसको क्या करेंगे, अब इस शेषफल को हम लोग क्या करेंगे भाजक के रूप में लेंगे। और जो ये पहले से जो भाजक था उसको यहाँ पे लाएंगे, अब इस भाज्य के रूप में लाएंगे तो 255 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे x मर्थ में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 100 2 मर्थ में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 204। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 में से 0 गया तो ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 51 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना कि 102 है ना, तो 102 यहाँ पे लाएंगे B के रूप में और ये हो जाएगा, ये जो हम लोग का क्वोशेंट है ये हम लोग आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में R जो है अब ये हम लोग हो जाएगा 51। और फिर इस 51 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ले जाएंगे, अब 51 को यहाँ रख देंगे भाजक में, और जो भाजक पहले से था उसको लाएंगे भाज्य के रूप में। तो 102 हो जाएगा, 51 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, और ये हम लोग का कट कर कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 51 × 2 प्लस में 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 0 हो गया, तो जहाँ शेषफल हम लोग का 0 हो जाएगा तो पहला हम लोग का जो है भाजक वही हम लोग का क्या होगा मासा कहलाएगा। तो चूँकि कह सकते हैं यहाँ पे, चूँकि A बराबर 51 तब R बराबर 0, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे 867 तथा 255 का HCF कितना हो जाएगा, HCF 51, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज में, क्योंकि हम लोग को जल्द से जल्द एक्सरसाइज चालू करना है, उसको सॉल्व करना है।